आरकेबी शो से राजीव कुंवर बजाज बोल रहा हूं। एक बार फिर आपका स्वागत है। मयंक जी, 76 पहले सीआरपीएफ के जवान मारे, यानी 75 सीआरपीएफ के जवान, फिर एक छत्तीसगढ़ पुलिस का एक जवान, उसके बाद 14 और लोगों को मारा। और आज जो खबर आ रही है, आधिकारिक तौर पर 33 लोग मारे गए हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि 50 लाशें वहां से जरूर मिली हैं। मयंक जी, आखिरकार इसको रोका किस प्रकार जाए, इसका खात्मा किस प्रकार किया जाए, बताएं। देखिए, बार बार मैं अलग अलग चैनल्स पर और अलग अलग जगह पर एक बात पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस देता हूं जी कि जब तक हम इसको जस्टिफाई करने वाले लोग जो जस्टिफाई कर रहे हैं, आज आप अलग अलग चैनल्स पर देखेंगे कुछ एक्टिविस्ट, कुछ एनजीओज और कुछ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, वो अभी भी इतनी बेशर्मी से इसको डिफेंड कर रहे हैं। डिफेंड कर रहे हैं? आई कांट फिगर दैट आउट। Could you repeat that, please? Could you repeat that? ये इस मर्डर को डिफेंड कर रहे हैं? हाँ, वो कह रहे हैं कि अगर आप इस तरह से ऑपरेशन ग्रीन हंट जैसे बड़े बड़े आप अभियान चलाएंगे नक्सलियों के खिलाफ, तो फिर नक्सली इस तरह से स्ट्राइक बैक करेंगे और ये स्पाइरल, वायलेंस का स्पाइरल चलेगा। तो वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल हाथ जोड़कर खड़े रहिए, उनके सामने आप दंडवत प्रणाम करिए और जैसे कि फिर नक्सली जो है वो सेंट्स बन जाएंगे। वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो अब जब तक ये जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अलग अलग चैनल पर जाकर खुले तौर पर ये वायलेंस को जस्टिफाई कर रहे हैं, उनको जब तक सलाखों के पीछे ये सरकार नहीं डालेगी, तब तक बात नहीं बनेगी। इनकी सही जगह है सलाखों के पीछे। कहने का मतलब ये हुआ मयंक जी, कहने का मतलब ये हुआ कि आज की तारीख में अगर हम और आप खड़े होकर के अजमल कसाब के एक्शंस को हम लोग आज अगर जस्टिफाई करना शुरू कर दें, तो हम लोगों का असर क्या होगा? ये उससे कम नहीं है। अजमल कसाब ने जिस प्रकार आतंकवादी चीज को अंजाम दिया और इतने ज्यादा 166 लोगों को मार दिया, उसी प्रकार आज की तारीख में दंतेवाड़ा में 76, 14, कल 6 और आज 50, तकरीबन उतने ही लोग आज मारे हैं। तो दोनों में फर्क क्या है, बताएं। नहीं, बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं है। ये जो सारी आइडियोलॉजीज जो टेररिस्ट अपनाते हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट टेररिज्म हो, चाहे वो इस्लामिक टेररिज्म हो, उसके अंदर अपनी बात रखने के लिए टेरर फैलाना और उसके लिए लैंड ब्लास्ट करना, लैंड माइंस को ब्लास्ट करना, उसके लिए आईईडीज को एक्सप्लोड करना, आरडीएक्स इस्तेमाल करना, ये इनके लिए आम बात है और इनके लिए किसी इंसान की जीवन का कोई कीमत नहीं है। और जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, इस वक्त कोई भी बाहर निकल के नहीं आता और ये कंडेम नहीं करता, ये नहीं बोलता। ऐसे कितने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं जो आज की तारीख में, जो दंतेवाड़ा में आक्रमण हुआ है, जिस तरह से वहां पे मानवता का कत्ल किया गया है, क्या कोई मानव अधिकार संगठन सामने आकर बोलता है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी? जैसे जब गोधरा में ट्रेन में आग लगाई गई थी, तब कोई मानव अधिकार संगठन नहीं दिखाई दिया था। जब तो उसका रिएक्शन आता है, तब उसके बाद संगठन आते हैं। तो इस तरह से हमारे जो डुप्लिसिटी है, जो हमारा एक दोहरा मापदंड है ह्यूमन राइट्स को लेकर, जो इनोसेंट, जो अच्छा आदमी है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस वाला आदमी है, जो देश की रक्षा करता है, उसकी मौत पर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को कोई दुख नहीं होता। और जब एक टेररिस्ट मर जाता है, एक सोहराबुद्दीन जैसे टेररिस्ट जो कि मारा गया पुलिस फायरिंग में, और उसके लिए 17 पुलिसमैन जेल में, सीनियर पुलिसमैन जेल में डाल दिए गए हैं। तो ये जब देश में हो रहा है, 4 लाख पंडितों को कश्मीर वैली से बाहर निकाल दिया गया, वहां कोई एसआईटी नहीं है, वहां कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं है। लेकिन गुजरात में जहां से कोई पलायन नहीं हुआ, वहां पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है। तो जब देश के दुश्मन ये देख रहे हैं कि देश में किस तरह का व्यवहार हो रहा है, किस तरह से हम एक सुसाइडल कोर्स पर लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, तब उसके बाद उनको लगता है कि देश में घुसना बड़ा आसान है। बांग्लादेश से 2 करोड़ लोग घुसे, वहीं से नक्सलियों के सारे वेपन्स आते हैं बांग्लादेश के थ्रू। तो हम लोग अपने देश की ना तो बॉर्डर्स को सुरक्षित रख पा रहे हैं, ना हम देश के हार्टलैंड को सुरक्षित रख पा रहे हैं। तो ये ये जेएनयू में जब हमारा होम मिनिस्टर जाते हैं, तो जेएनयू में उनकी हुटिंग की जाती है। जब दंतेवाड़ा में 76 लोग मारे जाते हैं, उस दिन वहां पर खुशियां मनाई जाती हैं जेएनयू के अंदर। तो इस तरह की यूनिवर्सिटीज के में जो इस तरह के लोग हैं, उनको जब तक कड़ी सजा नहीं दी जाएगी,
तब तक बात नहीं बनेगी। कहने का मतलब ये हुआ मयंक जैन जी, एक मिनट के लिए प्लीज आप सुधार करते हैं अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं। आपके मुताबिक जिस प्रकार नक्सलवादी और माओवादी जिस प्रकार मौत का नंगा नाच रहे हैं हर जगह पर, भले वो दंतेवाड़ा हो, छत्तीसगढ़ के अलग इलाके हों, उड़ीसा हो, बिहार हो, झारखंड हो, विदर्भ हो, तेलंगाना हो, हर जगह पर जिस प्रकार माओवादी लोगों का खून बहा रहे हैं, लिहाजा उनको बतौर कातिलों की तरह ट्रीट करना चाहिए। क्या आपका ये कहना है? बताएं। इसमें किसी को अगर शुबा है इस बात पर जी तो वो इस देश से प्यार नहीं करता, जी वो मानवता से प्यार नहीं करता, वो जी इस देश का दुश्मन है। जी जब तक हमारे अंदर कूट कूट कर देशभक्ति नहीं भरी जाएगी, जी जब तक हमको याद नहीं दिलाया जाएगा कि हमको ये हम भगत सिंह का खून हमारी रगों में दौड़ रहा है, हमारी रगों में चंद्रशेखर आजाद का खून दौड़ रहा है, तब हम लड़ेंगे इन लोगों से। जी। लेकिन हमारी जो देशभक्ति की भावना है उसको दबा दिया जाता है, उससे कुचल दिया जाता है, उसको कहा लेकिन जाता है मयंक कि जी, अरे जिस प्रकार अभी माओवादी हों, नक्सलवादी हों, आतंकवादी हों, ये कसाई हों, जो भी हों, जिस प्रकार इन लोगों ने पिछले एक महीने में 130 से ज़्यादा लोगों को मार दिया है, जिसमें ज़्यादातर सुरक्षाकर्मी हैं, लिहाजा इनके एक तो हौसले और बुलंद होंगे, नंबर दो जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग जो हैं, उनमें इनकी साख और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो इनके मास्टर्स चीन में हैं लिहाजा या अलग अलग देशों में हैं, लिहाजा इनको फंडिंग और ज़्यादा आएगी वहाँ से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अनलेस एंड अनटिल द गवर्नमेंट रियली स्ट्राइक्स बैक, अगर सरकार अब भी सख्ती से पेश नहीं आती है और बिल्कुल जैसे पंजाब के अंदर आतंकवाद का खात्मा किया गया था, अगर उसी प्रकार का ऑपरेशन यहां नहीं चलता है तो ये तो और ज्यादा बढ़ने वाला है। मयंक जी बताएं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब एक चिदम्बरम ने एक स्ट्रॉन्ग लाइन ली है, वो चाहते हैं कुछ कर दिखाना, लेकिन अब देखिए दिग्विजय सिंह लगातार उनको अपोज कर रहे हैं जी। और ये कंफ्यूजन जब माओवादी देखते हैं, देश के दुश्मन देखते हैं और लोग देखते हैं, उनको लगता है कि इनके तो अंदर आपस में फूट है जी फिर ये कहते हैं कि हम तो आर्मी का यूज नहीं करेंगे जी। जी ये खुद ही बोलते हैं अगर यूज नहीं करना है तो कम से कम चुप रहें। जी यूज इनको तो ये बोलना चाहिए कि हमारे पास जितनी भी फोर्सेस डिस्पोजल पर हैं हम सारी मिलिट्री पावर यूज करेंगे जी हम इनको क्रश कर देंगे जी लेकिन उसके बजाय ये बोलते हैं नहीं एयरफोर्स को यूज नहीं करेंगे, हम एक लिमिटेड इसको यूज करेंगे, हम पैरामिलिट्री फोर्सेस को यूज करेंगे। तो इस तरह का रवैया है और बार बार डेवलपमेंट की बात इसके साथ नहीं करनी चाहिए। डेवलपमेंट ये लोग नहीं करने देते, ये लोग नहीं चाहते कि डेवलपमेंट हो क्योंकि पुलिस जल्दी पहुंच जाएगी वहां तक अगर सड़कें बन गई। ये लोग इसलिए सड़कें नहीं बनने देते उन इलाकों में जी। और जहां बन गई है वहां इन्होंने पहले से लैंडमाइंस लगा दिए जिससे पुलिस वहां नहीं पहुंच सके। तो जी। ये लोग तो डेवलपमेंट के दुश्मन है, ये टेलीकॉम टावर्स उड़ाते हैं, ये कम्युनिकेशन के दुश्मन है, ये चाहते हैं जी। मिडलमैन ऑपरेट करते रहें। अगर टेलीफोन होगा, मोबाइल होगा ट्राइबल के हाथ में तो वो अपनी पैदावार को सीधे मंडी में बेच सकता है, लेकिन ये तो दलाली को प्रोत्साहन दे रहे हैं टेलीकॉम टावर्स उड़ाकर। जी। जो बीच का दलाल है वो क्योंकि संपर्क नहीं हो सकता ट्राइबल का मंडी के साथ तो वो बीच में दलाली खाता है। जी। तो जो नक्सलियों के हमदर्द हैं वो वास्तव में दलाल हैं, वो वास्तव में ठेकेदारों से पैसे खाते हैं। जी। कोई भी ठेकेदार से आप पूछ सकते हैं, नक्सली इलाकों में मैं बहुत घुमा हूं, मैं फिल्म बनाते वक्त और वैसे भी, तो वो ठेकेदार बताते हैं साहब हमको हमारे से हफ्ता वसूल करते हैं नक्सली। जी। तो ये जिस तरह का काम हो रहा है, जिस तरह से पैसे बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से स्टेट विद इन अ स्टेट बनता जा रहा है उन इलाकों में, जी। तो ये बहुत सीरियस सिचुएशन है। Now, isn't it true, Mike, let me ask this, let me put this across in English first, then I'll ask you the same thing in Hindi. Isn't it true that the state per se, including the federal government, seems to have given up, seems to have absolved itself of responsibility in a manner of speaking? After all, this has been going on now for the last 30 years. 30 बरस हो गए हैं इसको चलते हुए, और पिछले एक बरस में ये जिस प्रकार पनपा है, लग ऐसा रहा है कि सरकार ने अपनी जिम्मेवारी से हाथ पीछे कर लिया है, सरक लिया है अपना हाथ। लगता नहीं है आपको? हाँ जी बिल्कुल, ये ठीक बात आप कह रहे हैं कि इस देश में 1947 के बाद बड़ी फैशनेबल थी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी जी, और जो लेफ्टिस्ट होता था उसको बड़ी इज्जत से देखा जाता था। उसको सारे जितने भी अगर आप लिस्ट बना लें अवार्ड जितने लोगों को मिले हैं जी, तो 90% ऑफ लोग जिनको अवार्ड मिले हैं, 90% लोगों को, वो सब लेफ्टिस्ट है। तो ये जो एक इंसेंटिव था हमारे इंटेलेक्चुअल्स को लेफ्टिस्ट रहने का, और
लेफ्टिज्म जो है बेसिकली वो कम्युनिस्ट टेररिज्म की तरफ ही लीड करती है, क्योंकि उसके अंदर खूनी क्रांति के अलावा कुछ है ही नहीं। जो भी पढ़ा है इसको, जिसने इसका अध्ययन किया है, तो वो ओवरथ्रो करता है एग्जिस्टिंग सिस्टम को वायलेंटली, और वो डेमोक्रेसी में नहीं मानता, वो लोकतंत्र में नहीं मानता। तो इस देश में लगातार इस आइडियोलॉजी को बहुत ऊंचा स्तर दिया गया, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज क्रिएट की गई, और इस विचारधारा को के इंजेक्शन हमारी यूथ में लगाए गए, और आज वो पागल हो गए हैं। आज वो इस आइडियोलॉजी को फैला रहे हैं, और जब ये खून होते हैं इस तरह के, तो उसको डिफेंड करने के लिए वही ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के देश में आते हैं। जी, लेकिन जो ह्यूमन राइट्स हैं, यहां पर आपने मानवाधिकार की बात करी, और इस वक्त हमारे साथ है मयंक जैन। हम लोग बात कर रहे हैं नक्सलवादी हमले की दंतेवाड़ा में। और एक बार फिर आपको बता दें, जो फुटेज आप देख रहे हैं, दैट ऑफ कोर्स इज कर्टसी साधना न्यूज चैनल। ये साधना न्यूज चैनल की फुटेज है, एंड वी ऑफ कोर्स यूजिंग इट, कर्टसी साधना न्यूज चैनल। लेकिन आप ये बताएं, जिस प्रकार मानवाधिकार की बात हो रही है, मानवाधिकार किसके? माओवादियों के। लेकिन जो लोग मारे गए, इस प्रकार बेरहमी से काटे गए, जिनके गले काटे गए, कल 6 लोगों को काट दिया गया, 14 लोगों को 3 दिन 4 दिन पहले मार दिया गया, 76 लोगों को पिछले महीने मार दिया गया, उनके मानवाधिकारों का क्या बताएं? हाँ, ये खूनी क्रांति में जो लोग मारे जाते हैं, वो उनकी क्रांति का मेन पर्पस ही उनको मारना होता है। तो उनको मारना जरूरी होता है, क्योंकि वो एक पूंजीपति व्यवस्था को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जैसे जो एसपीओ मारे गए हैं, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स, जो कि ट्राइबल्स हैं, और वो सबसे ज्यादा खतरनाक है इन लोगों के लिए, क्योंकि वो चप्पा चप्पा समझते हैं ट्राइबल्स, और वो ट्राइबल्स उन फैमिली से हैं जो नक्सली वायलेंस के विक्टिम्स हैं ट्राइबल सोसाइटी में। तो उसमें से वो निकल कर आए हैं, और वो एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर के रूप में रक्षा करते हैं। तो उन लोगों को भी टारगेट किया गया है। तो इनके ह्यूमन राइट्स नहीं होते, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं उनकी नजर में उनके ह्यूमन राइट्स नहीं होते, उनको तो मारना पड़ता है। इसलिए उन्होंने उनको मारा है, और वो खूनी क्रांति के माध्यम से एग्जिस्टिंग सिस्टम को ओवरथ्रो करने के लिए। तो इसलिए उनके ह्यूमन राइट्स ही नहीं होते, वो इनोसेंट है ही नहीं जी। तो इस तरह की विचारधारा को हम लोगों ने अलाउ किया है। हम लोगों ने इसके ऊपर प्रोटेस्ट नहीं किया, हमने अपने आर्ग्यूमेंट्स नहीं रखे, हमने इसको डिफीट करने के लिए कोई ऑल्टरनेट आइडियोलॉजिकल मैकेनिज्म सामने नहीं रखा। ये भारतीय जनता पार्टी का भी फेलियर है, क्योंकि वो जो है वो खुद नहीं समझती इन चीजों को। वो सपोर्ट देती है शिबू सोरेन जैसे आदमी को, जो कि नक्सलियों को सपोर्ट दे रहा है जी। तो इस तरह के चीजें जब होती रही, तब भी बीजेपी उनको सपोर्ट देती रही। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसके अंदर विजन क्लियर नहीं है, और वो ना तो समझते हैं लेफ्टिस्ट टेररिज्म को। ये सबसे बड़ी दुखद बात है। ये फैशनेबल था ना, ये लेफ्टिस्ट होना ही फैशनेबल था, तो इसलिए उसके खिलाफ बोलना अनफैशनेबल है। इसलिए हमारी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लेफ्टिज्म को अपोज नहीं करती, नहीं तो वो प्रोग्रेसिव नहीं माना जाएगा जी। और बड़ी अजीबोगरीब बात यह है, बड़ी अजीबोगरीब बात यह है, चलिए जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है या कांग्रेस का सवाल है, वहां से कुछ तो वक्तव्य आते हैं इन सब चीजों को कंडेम करते हुए, लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है, वो तो मुख्य धारा में है, उनकी तो सरकारें हैं, वो आज की तारीख में कुछ बोल नहीं रही हैं, चुपचाप बैठे हैं सब लोग। आज की तारीख में वो क्यों चिल्ला चिल्ला कर नहीं कहते कि इन सब चीजों के खिलाफ कोई ऑपरेशन होना चाहिए, इन सब चीजों के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए, यहां पर जाकर के फोर्सेस भेजनी चाहिए। जब प्रवीण तोगड़िया को या नरेंद्र मोदी को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने लाया जाता है, तो हर एक कोई ताली बजाता है और ये कहता है कि इनको फांसी हो, लेकिन ये नक्सलवादी जो हैं, माओवादी जो हैं, जिस प्रकार लोगों को मार रहे हैं, इनकी फांसी की कोई मांग नहीं करता है। जी बताएं मयंक। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कम्युनिस्टों के पास कोई, सीपीआई सीपीएम के पास कोई भी पत्रकार भी नहीं जाता और ये नहीं पूछता कि जो ये हो रहा है छत्तीसगढ़ में, क्या यही एग्जैक्टली वो नहीं है जो खूनी क्रांति जिसका जिक्र लेनिन ने किया है, जिसका जिक्र माओ ने किया है। तो आप भी उसी विचारधारा के वो हैं, आप उसी विचारधारा के पौधे हैं जी, आप उसी विचारधारा को पेड़ बना रहे हैं। तो ये क्यों कोई पत्रकार जाके नहीं पूछता आज नीलोत्पल बसु से, या उनके जो स्पोक्स पर्सन है उनसे, या बृंदा कारट से? कोई पूछता क्यों नहीं जाकर? एक भी मीडिया वाला नहीं पूछता। बृंदा कारट जी को या प्रकाश कराट जी को अब साफ तौर से स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि इन माओवादियों को फांसी दो। जिस आदमी ने इतने लोगों का कत्ल किया है उनको फांसी दीजिए, मारिए उनको।
उसमें क्या है? तीसरा सेटलवाद आज कहाँ है? जी जो ह्यूमन राइट्स के लिए सारे गुजरात में घूमती है, जी तो गुजरात से बाहर क्या कहीं भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होता क्या? जी जो दंतेवाड़ा में वायलेशन हुआ है, तो इस वक्त तीसरा सेटलवाद किस कोने में छुपी हुई है, किस बिल में घुसी हुई है? वहां उस बिल में मीडिया वालों को जाकर पूछना चाहिए उससे कि उसका क्या कहना है इस पर, और ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रहे हैं उस पर वो क्यों सो रही है। और मयंक जैन जी, सबसे बड़ी बात यहां पर ये होती है, इस वक्त हमारे साथ है मयंक जैन, और एक बार फिर आपको बताते हैं कि ये लेटेस्ट फुटेज है दंतेवाड़ा से, और हो सकता है कि आप लोगों को कई यहाँ पर ऐसे दृश्य दिखें जिससे आपका मन विचलित हो। एक बार फिर आपको बता दें, लेकिन फिर भी मयंक जी, विचारधारा, माओवादी, पूंजीवादी, ये सब चीज़ें जो हैं आज की तारीख में, ये सब टर्म्स हैं, ये सब बहुत बड़े बड़े शब्द हैं। इनसे एक बहुत बड़ी सच्चाई जो 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 छिप जाती है वो ये है कि ये एक घिनौना क्राइम हुआ है। इसको बतौर एक क्राइम की तरह ट्रीट करना चाहिए। मेरे मुताबिक लोगों को मारा गया है, उनका कत्ल हुआ है, जिन लोगों ने उसको मारा है वो कातिल हैं, और उनको बतौर कातिल की तरह ट्रीट करना चाहिए। ये लोग खूनी हैं, खूनी दरिंदे हैं, ये लोग कसाई हैं, इनको पकड़ा जाए और मारा जाए। मयंक जी बताएं। माफ करिएगा, जिन लोगों ने कत्ल किया है वो तो गुरिल्लाज हैं, वो जाकर छुप गए होंगे जंगल में किसी न किसी जगह। उनको ढूंढना चाहिए, जैसे भी हम ढूंढ सके उनको जरूर ढूंढना चाहिए। लेकिन जो बाहर सड़कों पे घूम रहे हैं और ह्यूमन राइट्स के वेश में, वो इस वक्त उनको सपोर्ट दे रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि उनको जस्टिफाई कर रहे हैं इस वायलेंस को। सबसे पहले उनको पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि वो सामने दिख रहे हैं अलग अलग चैनल्स पर। चिदम्बरम जी को पुलिस भेजनी चाहिए, वो चैनल से निकलने अरेस्ट करना चाहिए, जैसे गांधी को अरेस्ट किया है, कुमार गांधी को जी। ऐसे ही इनको भी सलाखों के पीछे डालना चाहिए। और जब तक हमारे स्टेट का ये बिल नहीं दिखाई देगा तब तक बात नहीं बनेगी। जी, लेकिन यहां पर मयंक जी मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जहां तक सरकार का प्रश्न है, बाकी सब लोगों का प्रश्न है, आखिरकार गृह मंत्री जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि माओवादियों के खिलाफ और नक्सलियों के खिलाफ जो आप अभी अभियान चला रहे हैं वही गलत है, और गृह मंत्री कुछ नहीं कर पाते। मेरा यह कहना है कि आज की तारीख में नक्सलवादियों को सपोर्ट करना, माओवादियों को सपोर्ट करना, वो क्या है? वो एक क्राइम नहीं है क्या? नंबर एक। नंबर दो, जहां तक के नक्सलियों और माओवादियों का प्रश्न है, कई बार माओवादी हमारे शो के अंदर आ चुके हैं, हम बात कर चुके हैं। कमांडर सीनू से हमने बात करी है, कमांडर शंकर से हमने बात करी है, और उनसे बार बार हमने सिर्फ यही बात पूछी है कि भाई आप लोगों को मार क्यों रहे हो? जिस प्रकार आप लोगों को मार रहे हो उससे क्या होने वाला है? इसका मतलब ना आप कानून की रिस्पेक्ट करते हैं, ना आप देश की रिस्पेक्ट करते हैं, ना आप प्रगति की रिस्पेक्ट करते हैं। तीनों जगह पर उन्होंने यही बात करी है कि हम आपके कानून की ना रिस्पेक्ट करते हैं, ना देश की रिस्पेक्ट करते हैं। और जहां तक प्रगति का सवाल है, प्रगति तो यहां पर हुई नहीं है, क्योंकि आपके सारे पॉलिटिशियन करप्ट हैं। बताएं मयंक जी। देखिए, वो माओवादी क्यों नहीं ऐसी बात बोलेंगे जब वो देख रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से किसी को भी मार सकते हैं जी। वो देख रहे हैं कि जिन पुलिस ऑफिसर्स ने टेररिस्ट को मारा, वो किसी ना किसी तरह से ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट सुप्रीम कोर्ट जाकर या इधर उधर जाकर गुमराह करके कोर्टों को वो सक्षम हो गए इतने ज्यादा कि वो 17 पुलिस ऑफिसर सीनियर, जिसमें कई आईपीएस ऑफिसर्स हैं, इंक्लूडिंग वंजारा और राजस्थान के कई पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो कि जेल में बंद हैं। एक टेररिस्ट को मारने का जो उन्होंने बहादुरी का काम किया, उसके लिए हमने अवार्ड नहीं दिया उनको जी, हमने उनको जेल में डाला है। वो कोई बड़ी बात नहीं है मयंक जी। जिन लोगों ने माफिया के गुर्गों के साथ एनकाउंटर किया उनको भी जेल में डाल दिया है। बिल्कुल। जो मुंबई के अंदर जो लोग उग्रानी करते थे, एक्सटॉर्शन करते थे, अंडरवर्ल्ड के जितने हिटमैन थे, एक अभियान शुरू किया गया मुंबई पुलिस द्वारा कि इन सब लोगों को, क्योंकि जल्दी बेल मिल जाती है, इनको एनकाउंटर में उड़ाया जाए। और आजकल के जो हमारे पुलिस कमिश्नर साहब हैं, शिवानंदन साहब, माफ कीजिएगा, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम जब वो हुआ करते थे, उन्होंने खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और यह कहा कि 700 से ज्यादा गुर्गों को उड़ाया गया है मेरे कार्यकाल में, उन्होंने कहा ये। और आज जब वो पुलिस कमिश्नर हैं, जिन लोगों ने ये मूवमेंट लीड करी वो लोग आज जेल में हैं, वही पुलिसकर्मी आज जेल में। आज की तारीख में सूरत हाल यह है कि मुंबई पुलिस का जो पुलिस कांस्टेबल है, या एपीआई है, या सीनियर पीआई है, या एसीपी है, वो 10 बार सोचता है लाठी चलाने के पहले। गोली चलाने की तो बात दूर रही। आप ये बताएं, जिस प्रकार बेरहमी से भेड़ बकरियों की तरह कत्ल किया जा रहा है हमारे सीआरपीएफ जवानों का और पुलिसकर्मियों का, उसके बाद हमारे सीआरपीएफ जवान और हमारे पुलिसकर्मी क्या नक्सलवादियों से लड़ने को तैयार होंगे? मयंक जी बताएं।